अमित शाह जी हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी, कहा संसद में खड़े होकर बीजेपी और बीजेपी के नेताओं ने झूठ बोला। बताएंगे क्या क्या झूठ बोला और आखिरकार कैसे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को पोंदुचेरी में बड़ा झटका। दोस्तों एक जो लोकसभा की सीट थी वो भी कांग्रेस ने डीएम के समर्थन से जीत ली। बताएंगे क्यों अब पोंदुचेरी की सरकार गिरने की कगार पर। आखिरकार कैसे दोस्तों अमेरिका को हिजाब विरोधी अमेरिका को दुश्मन मानते हैं अपने ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पाशा। बताएंगे क्या है ये मामला और बताएंगे दोस्तों कैसे जो है यहाँ पर ईरान के नए राष्ट्रपति के बनने के बाद अमेरिका में भी जो है यहाँ पर काफ़ी कुछ बदल जाएगा। तो तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, कहा संसद में खड़े होकर बीजेपी, खुद नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेता दोस्तों अनुराग ठाकुर ने झूठ बोला। दरअसल प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के समय में तो बुलेट प्रूफ जैकेटें तक नहीं थी, लोग मारे जाते थे। जबकि आपको बताते चले कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के वक्त पर जैकेटों की कमी ज़रूर थी लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेटें थीं। जब मुंबई ब्लास्ट हुआ दोस्तों तब भी बुलेट प्रूफ जैकेट थी। नरेंद्र मोदी का सबसे पहला झूठ। दूसरा झूठ दोस्तों के सेना के लोगों को 1 करोड़ रुपए दे दिया जाता है, लेकिन आपको बताते चले ऐसा कहीं पर भी अभी तक जो अग्निवीर शहीद हैं उनको ना सम्मान मिला है सेना का और ना ही जो है यहाँ पर उनके 1 करोड़ रुपए की जो बात गृह मंत्री हमेशा खुद कह रहे थे खड़े होकर, वो सच्चाई है। आपको बताते चले कई वीडियोज़ ऐसे सामने आ रहे हैं जिसमें पता चल रहा है दोस्तों कि फ़िलहाल जिन लोगों ने अपनों को खो दिया है, अग्निवीरों ने, उनको ना ही सम्मान मिला है दोस्तों, न शहीद का दर्जा मिलेगा। राहुल गांधी की बात सच हो रही है कि एक जवान को तो शहीद का दर्जा मिलेगा जो जवान है दोस्तों, लेकिन जो बेचारा अग्निवीर है क्योंकि अब 5 साल का कर दिया तो ऐसे में उसको न जवान का वो मिल रहा है शहीद का दर्जा, ना उसे पेंशन मिलेगी। ये बात बिल्कुल सच साबित हुई है। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। पोंदुचेरी की एक लौती सीट भी कांग्रेस ने जीती। लोकसभा में एक और संख्या बढ़ गई है कांग्रेस की 1 सीट की और उसी के साथ साथ पोंदुचेरी में सरकार गिरने की कगार पर आ गई है। दरअसल दोस्तों पोंदुचेरी की जो मुख्यमंत्री हैं अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। पोंदुचेरी की जो एकमात्र सीट थी दोस्तों वो भी कांग्रेस ने डीएमके के समर्थन से जीत ली। आपको बताते चले कांग्रेस ने ये सीट जीतकर बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया। अब जो खास करके पोंदुचेरी के मुख्यमंत्री हैं उनके और कार्यकर्ताओं के बीच में घमासान शुरू हो गया है। जो कार्यकर्ता हैं यानी कि जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि हम जो है मुख्यमंत्री की वजह से हारे हैं, हम 1 सीट भी जो हारे हैं और मुख्यमंत्री का नेतृत्व अच्छा नहीं है, इनके काम अच्छे नहीं है। यानी कि आप समझिए कि पार्टी में एक बड़ी टूट होती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दूं पोंदुचेरी जो है लगभग तेलंगाना से सटीक है, जहाँ पर अभी तमिलनाडु में बड़ी जीत दर्ज की है जो है यहाँ पर तेलंगाना में। तो अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि फ़िलहाल यहाँ पर बीजेपी के एक राज्य में घमासान मच गया है। आपको बताते चलें जो खास कर जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि पोंदुचेरी में पहले कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी ने वहाँ पर सरकार गिराकर बनाई थी दोस्तों, लेकिन अब फिर से एक बार जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से इस सीट के बाद खास करके कांग्रेस की एक संख्या और बढ़ गई है। कांग्रेस ने एक लौती सीट भी जीत मारी दोस्तों, क्योंकि एक ही सीट है लोकसभा की पोंदुचेरी में, जिसके बाद बीजेपी में घमासान मच गया खास करके सीएम पद को लेकर। और एक चीज़ साफ़ है दोस्तों, फ़िलहाल आने वाले समय में सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं वहाँ की सरकार की, क्योंकि मुझे तो टूट होती हुई अब साफ दिख रही है। कहीं ना कहीं पोंदुचेरी की सरकार जो है दोस्तों वो जाने वाली। बताते चले दोस्तों अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। अखिलेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर घेरा। आपको बताते चले अखिलेश यादव ने बीजेपी को लपेटे में ले लिया। अखिलेश ने कहा कि फ़िलहाल उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से बेजोड़ हो चुकी है, ये डबल इंजन का एक इंजन फेल हो गया है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों अखिलेश यादव की बड़ी जीत के बाद अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार को घेरने में लगे हैं। अखिलेश ने उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी गिनाते हुए कहा कि फ़िलहाल सिर्फ
हाथरस एक घटना नहीं है। इससे पहले दोस्तों हज़ारों, आप समझिए, उत्तर प्रदेश में रेप जैसी घटनाएं, मर्डर जैसी घटनाएं और ख़ास कर दोस्तों किडनैपिंग जैसी घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर अखिलेश ने निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग कहते हैं ज़ीरो टॉलरेंस है। क्या कहीं पर भी उत्तर प्रदेश में ज़ीरो टॉलरेंस दिखाई देता है? सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि ज़ीरो टॉलरेंस बोलने वालों को ये तक नहीं पता है कि ज़ीरो टॉलरेंस होता क्या है। और आप भी जानते हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब क्या होता है। मुझे पक्का यकीन है जो लोग ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते हैं दोनों, उनको ज़ीरो टॉलरेंस की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी दोस्तों। सबसे बड़ी बात, अखिलेश यादव ने कहा कि फ़िलहाल इतने सारे लोग मारे गए लेकिन अब तक उनको मुआवजे का पैसा नहीं दिया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार जागेगी 5-6 महीने बाद तो किसी काम की नहीं है। आपको याद होगा दोस्तों, कल राहुल गांधी ने भी यही बात कही थी कि अगर समय पर कोई चीज़ ना मिले और वो बाद में मिले तो वो किसी काम की नहीं होती। मतलब कि दोस्तों आज से 5-6 महीने बाद पैसे मिले तो उन लोगों के किसी काम के नहीं होंगे। हो सकता है दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी हों जिन्होंने अपनों को खो दिया है, जिनके घर में कमाने वाला कोई ना हो और उनके सर पर ही सारी जिम्मेदारी थी, ऐसे लोग चले गए। तो आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल इस वक्त सरकार की नीतियाँ और सरकार के जो फैसले हैं वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुके हैं। और मैंने तो पहले भी कहा है कि फ़िलहाल सरकार की जितने भी जो रटले चल रहे हैं दोस्तों वो हमारे और आपके सामने हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा 440 वाट का झटका दोस्तों। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले हैं, अब दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के ख़िलाफ़ जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ राहुल गांधी ने एक नई चाल चल दी है। उत्तर प्रदेश और गुजरात में राहुल खेला करने जा रहा है बड़ा। दरअसल दोस्तों बहुत जल्दी जो है यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होंगे और जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो अब की बार राहुल ने ऐलान किया है कि वो गुजरात में भी बीजेपी को हरा देंगे। बस इसी चीज़ में राहुल गांधी जुट गए हैं। हालांकि हम आपको बताते चले गुजरात में कांग्रेस ने सिर्फ 1 सीट जीती लोकसभा की, लेकिन ये 1 सीट दोस्तों 10 सीट के बराबर क्यों थी? क्योंकि ये सीट वो थी दोस्तों जिसको नरेंद्र मोदी का गढ़ माना जाता है, या फिर यूँ कहते हैं कि बीजेपी सबसे मजबूत मानी जाती है। उसी सीट को कांग्रेस ने जीत लिया गुजरात में। इसका मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जब उत्तर प्रदेश जैसी जगह जहाँ पर बीजेपी ने हिंदुत्व को इतना फैला दिया था, वहाँ पर जब इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को हरा दिया तो गुजरात में अगर इतनी मेहनत कर ली राहुल गांधी और पूरी इंडिया गठबंधन ने तो गुजरात को आराम से विपक्ष जीत जाएगा। यही कारण है जो अब राहुल गांधी ने गुजरात का दौरा भी क्या करेंगे दोस्तों। आपको बता दें कांग्रेस कार्यालय पर हमला होने के बाद राहुल गांधी ने पहला दौरा किया है गुजरात का। जी हाँ, राहुल गांधी गुजरात पहुंच गए हैं क्योंकि हम आपको बताते चले अभी 2 दिन पहले उनके कांग्रेस के ऑफिस पर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के लोग कार्यकर्ताओं ने दोस्तों वो कर दिया था ऑफिस पर हमला। वहाँ पर काफ़ी तोड़ फोड़ मचाई थी, जिसके बाद अब राहुल गांधी भड़क गए। राहुल गांधी जो है दिखाई दे रहा है दोस्तों, जिस तरीके से राहुल गांधी जो है गुजरात दौरे की बात कर रहे थे उसको लेकर बीजेपी में पहले से ही डर था, क्योंकि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले से ही चैलेंज कर दिया है कि वो गुजरात जीतेंगे। और दोस्तों इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर वो गुजरात जीत जाए तो, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों इससे पहले भी बीजेपी को राहुल गांधी चैलेंज कर चुके हैं और उस चैलेंज जो है कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर जो है भारी पड़ रहा है। और दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल अब सरकार बैकफुट पर आती हुई नज़र आ रही है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए संजय रावत। कहा फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र हारने जा रहे हैं। ये एनसीपी तोड़ने और शिवसेना तोड़ने की दोस्तों बीजेपी को सबसे बड़ी नसीहत मिलेगी जो कि महाराष्ट्र की जनता देगी। दरअसल दोस्तों वैसे भी लोकसभा में बीजेपी की करारी हार महाराष्ट्र में हो चुकी है। इस बात में कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि महाराष्ट्र के आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बुरी हार होने जा रही है। और ये आज आप लिख कर रख लीजिए, क्योंकि आपको बताते चले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो वहीं 2nd नंबर पर शिवसेना रही, 3rd पर एनसीपी रही और 4थे नंबर पर बीजेपी आई। मतलब कि ये दोस्तों कि अगर देखा जाए तो वहाँ पर महाराष्ट्र में एमवीए गठबंधन बहुत मजबूती स्थिति में, और अब तो पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ है। ऐसे में ये साफ दिखाई दे रहा है कि इंडिया गठबंधन की एक बड़ी जीत दोस्तों महाराष्ट्र में होने वाली है। आपको बताते चले दोस्तों महाराष्ट्र और दिल्ली का मिजाज बदलता रहता है, तमाम साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों किस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और ऐसे में महाराष्ट्र की जनता ने पूरा का पूरा प्लान बना लिया है कि कैसे बीजेपी को बेदखल करना है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी बातें करती है
उसका दोस्तों गेम ओवर होने जा रहा है, क्योंकि हमने देखा अजीत पवार को तोड़ा। अजीत पवार से पहले जो है यहाँ पर दोस्तों शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे अपने साथ कई विधायक ले उड़े, और उसके बावजूद भी बीजेपी लोकसभा में हार गई महाराष्ट्र में। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है दोस्तों कि अब जनता एक चीज़ समझ चुकी है, ये जो दल बदल का जो खेल होता है बीजेपी द्वारा, कि नरेंद्र मोदी एक दिन पहले तक तो उसको भ्रष्टाचारी बताते हैं, कह रहे थे कि अजीत पवार ने इतने करोड़ का घोटाला किया, उससे पहले कह रहे थे एकनाथ शिंदे के ऊपर भी केस है, और जिन जिन के ऊपर नरेंद्र मोदी केस की बात करते हैं कि ये घोटालेबाज है, उसको अपनी गोद में बिठाकर उसको जो है पूरा धो डालते हैं। तो क्या जनता इतनी बेवकूफ़ है कि कल जिसकी आप बुराई कर रहे थे, जिसको आप कह रहे थे कि भैया इसके तो जो है यहाँ पर हज़ारों करोड़ों का इसने घोटाला किया है, और फिर दूसरे दिन ही आप बीजेपी में शामिल करके उनके साथ बतिया रहे होते हो, बातें कर रहे होते हो, हंस बोल रहे होते हो, तो जनता भी समझदार है, समझ जाती है कि बीजेपी का पाखंड कितना ख़तरनाक है। एक तरफ तो वो कहती है एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, जबकि नरेंद्र मोदी की बीजेपी में भ्रष्टाचारियों की दोस्तों झड़ी लगी पड़ी है, लड़ी लगी पड़ी है, एक के बाद एक बड़े भ्रष्टाचारी जो है दोस्तों सारे निकल कर बाहर आ रहे हैं। तो बीजेपी की एक कमज़ोरी तो सबके सामने है ही दोस्तों कि फ़िलहाल भ्रष्टाचारियों की जो रेल है वो बीजेपी ने बना रखी है। और सच बात यह है कि जिस दिन सरकार बदल गई, कई बीजेपी के नेता दोस्तों जेल के अंदर होंगे, ये भी आप लिख कर रख लीजिए। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ने वाली हैं दोस्तों। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले हैं अब बीजेपी के ऊपर दोगुनी स्पीड से फायर होगा मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी की कमज़ोरियां गिनाकर बीजेपी को लिया आड़े हाथ। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए कहा कि सड़क पर अगर कोई कुछ बोले तो उसे जेल में डाल दो, अगर संसद में बोलना चाहे तो उसे बोलने मत दो, अगर सरकार के खिलाफ कोई लिखे तो उसके खिलाफ एक्शन ले लो। आखिरकार को कैसी सरकार है ये? मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि फ़िलहाल इस सरकार के पास वैसे भी बहुमत नहीं है दोस्तों, ये 2 बैसाखियों के सहारे खड़ी हुई सरकार है, इस सरकार का कोई वजूद नहीं है, कब तक चलेगी ये भी किसी को पता नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ी बात पता है क्या, कि बीजेपी अपने आप को महान बताने की कोशिश कर रही है। मैंने आपको पहले भी कहा था दोस्तों, फिर कह रहा हूँ, बीजेपी के खिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बातें कही हैं उसका एक्चुअल में क्या पॉइंट है वो बात समझने की कोशिश कीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फ़िलहाल संसद में नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर पर बात करने से मना कर दिया। यही नहीं दोस्तों, तमाम चीज़ें जितने भी इस वक्त घोटाले हो रहे हैं उसको लेकर भी दोस्तों बीजेपी किसी चर्चा में शामिल नहीं होती है। इस वक्त किसान की हालत दोस्तों बहुत बेकार है, उसको एमएसपी की गारंटी नहीं मिल रही है। सरकार एक ही चीज़ दोहराती है, कांग्रेस जब सत्ता में थी तो उसने क्यों नहीं दी, उसने क्यों नहीं दी। अरे भैया आज की बात करो, आप अभी की बात करो, अभी माहौल बदल गया। आप 10 साल तक सत्ता में रहे और आपकी करारी हार हो गई, जनता ने आपको बहुमत तक का आंकड़ा नहीं दिया। उसके बाद भी दोस्तों बीजेपी क्या झूठ बोलती है कि अभी नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं कि अभी तो मैं 10 साल ही हुए, 20 साफ कहते हैं कि 20 साल और मैं रहूँगा। आप समझिए दोस्तों, इस बार ही बहुमत नहीं मिली तो 20 साल कैसे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि फ़िलहाल बहुमत का जो आंकड़ा है वो पूरी तरीके से बीजेपी के कब्ज़े में नहीं आ पाया। इस वक्त इंडिया गठबंधन ने पटकनी दे दी और नरेंद्र मोदी के उस घमंड को चकनाचूर भी किया जिस घमंड पे 400 का नारा था। लोगों ने बता दिया कि भैया देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, ना कि दोस्तों बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति से। और यही सबसे बड़ी जीत है हमारी और आपकी, क्योंकि कुछ लोग अभी कुछ दिन पहले तक की बात कर रहा हूँ दोस्तों, आपको मैं सच बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले तक की बात कर रहा हूँ मैं, जिनसे कहता था वो लोग कहते थे बहुत मुश्किल है यार, अब बीजेपी ने इतनी नफरत फैला दी है कि अब बहुत मुश्किल है इनको हराना या फिर इनका जाल तोड़ना। तब मैं उनसे एक ही बात कहता था कि इस देश में कोई भी अचूक नहीं है दोस्तों। अचूक का मतलब दोस्तों कोई ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर जो है यहाँ पर वो हारता नहीं है, कितना ही बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो हारता ज़रूर है दोस्तों। हर बड़े खिलाड़ी से बड़ा खिलाड़ी होता है दोस्तों, और वो उसको मात दे देता है, और वो मात राहुल गांधी ने दी है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से भी बड़े पावरफुल बनते जा रहे हैं दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को भी कोई हरा नहीं सकता है दोस्तों। अगर राहुल गांधी अच्छे काम करेंगे तो जनता उनके साथ है, अगर जाहिर सी बात है वो कुछ गलत करेंगे, गलत डिसीजन लेंगे तो जनता उनको भी सबक सिखाएगी। लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि इस देश में कोई इतना बड़ा नहीं होता किसी कोई हरा नहीं पाए। नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते थे, मुझे
मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं, मोदी के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। अब जब नरेंद्र मोदी हार गए तो ये कोई नहीं कह रहा कि नरेंद्र मोदी के नाम पर हार गए, नरेंद्र मोदी का मैजिक ख़त्म हो गया। हालांकि जो सच्चे पत्रकार हैं वहाँ पर तो इसकी चर्चा है, लेकिन जो गोदी मीडिया है उसमें इसकी बिल्कुल चर्चा नहीं है कि नरेंद्र मोदी का मैजिक अब ख़त्म हो चुका है। और वो जो विपक्ष ने आज से 1 साल पहले बात कही थी कि अब नरेंद्र मोदी मैजिक अब नहीं रहा, वो बात बिल्कुल सच साबित हुई दोस्तों 2024 में। और जब भी 2024 की चुनाव का जिक्र होगा तो राहुल गांधी का नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि इस देश को राहुल गांधी ने टूटने से न सिर्फ बचाया है बल्कि नरेंद्र मोदी की पाखंड वाली राजनीति का डी एंड कर दिया है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे लालू प्रसाद यादव, कहा फिलहाल अगले महीने तक गिर जाएगी बीजेपी की सरकार। दरअसल दोस्तों लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी को घेर लिया है। लालू प्रसाद यादव का कहना है दोस्तों कि फिलहाल अगले महीने तक बीजेपी की ये सरकार गिरने वाली है, अत्थर में लटकी हुई सरकार। दरअसल दोस्तों लालू प्रसाद यादव जब भी कोई बात बोलते हैं तो वो बड़े ही सोच समझ कर बोलते हैं। अब ऐसे में लालू प्रसाद यादव दोस्तों इस सरकार को घेर लिया है। उनका कहना है कि फ़िलहाल ये सरकार अत्थर में लटकी हुई है और अगले महीने तक गिर जाएगी। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, नीतीश और नायडू जिस दिन बीजेपी से नाराज़ हो गए उस दिन ये सरकार का गिरना निश्चित है। लेकिन उससे भी बड़ा पता है क्या है, उससे भी बड़ी बात ये दोस्तों कि मनमोहन सिंह साहब ने 10 साल तक सरकार चलाई। कैसी दोस्तों, ऐसी ही सरकार, यानी कि यूपीए की सरकार उन्होंने 10 साल तक चलाई। 2 बार वो मुख्यमंत्री बने और उनके खिलाफ कभी भी पार्टी में आवाज़ नहीं उठी, यानी कि किसी ने कभी समर्थन वापस नहीं लिया, ना ये कहा कि मनमोहन सिंह साहब ने ये काम गलत किया इसलिए हम उनसे अपना समर्थन लेते हैं, सरकार गिरा देते हैं। 10 साल सरकार चलाई और बहुत ही खूबसूरती से चलाई। अब सबसे बड़ी बात पता है क्या, इस वक्त नरेंद्र मोदी उस सिचुएशन में है दोस्तों जब उनकी अग्नि परीक्षा है। नरेंद्र मोदी अगर दोस्तों आप समझिए, जहाँ तक मुझे लगता नहीं कि वो सरकार चला पाएंगे, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात पता है क्या कि सरकार हार रही है। सरकार जिस तरीके से 5 साल का वादा करके आई है ये नीतीश नायडू के बल पर है, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी की सरकार बीच में ही गिर गई दोस्तों तो उनकी अग्नि परीक्षा यहीं पर डी एंड होने वाली है। क्योंकि मनमोहन सिंह साहब ने तो 10 साल तक सरकार चलाई, एक भी नेता उनके विरुद्ध नहीं गया, ना किसी ने ये कहा कि इन्होंने गलत करा है हम पार्टी से इस्तीफ़ा लेते हैं या देते हैं। तो जाहिर सी बात है तमाम चीज़ें हैं जिस पर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जो है सटीक उतरेंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अरविंद केजरीवाल की बेल पर भड़क गए जज ने लगाई ज़ोरदार फटकार, कहा फिलहाल इस तरीके से बेल पर रोक लगाना ये कहीं से भी उचित नहीं है। दरअसल दोस्तों अरविंद केजरीवाल को अच्छी खासी राजधानी कोर्ट से बेल मिल गई, लेकिन दोस्तों अरविंद केजरीवाल की बेल को रोकने के लिए बाकायदा हाई कोर्ट जाया जाता है और हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगाई जाती है कि फ़िलहाल अरविंद केजरीवाल की बेल को कैंसिल कर दिया जाए। आपको बताते चले दोस्तों, केजरीवाल को बेल मिलने के कारण उनकी बेल पर हालांकि कैंसिल नहीं किया गया, लेकिन हाई कोर्ट के जज ने तुरंत उस पर स्टे लगा दिया, यानी कि रोक दिया उसे। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, क्या जज साहब ने इतनी जहमत नहीं उठाना ज़रूरी समझी कि पहले वो ईडी से कह के लाइए उस कॉपी को दीजिए जो जजमेंट राउज़ानी कोर्ट ने दिया है केजरीवाल को बेल देते हुए, उस जजमेंट में क्या लिखा है उसमें, उस नोट को दीजिए आप हमें, फिर हम पढ़कर डिसीजन लेंगे। लेकिन यहाँ तो कुछ मामला ही उल्टा दिखा। हाई कोर्ट के जज ने तुरंत केजरीवाल की बेल पर रोक लगा दी। पहली बात तो ये दोस्तों कि कोई भी इस तरीके से बेल पर रोक नहीं लगा सकता। दूसरी बात दोस्तों, जब बहुत पुख्ता सबूत हो आपके पास या फिर कोई बहुत पावरफुल पॉइंट हो आपके पास सबूत समेत, तो ही आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन हाई कोर्ट के जज पर भी सवाल उठ रहे हैं दोस्तों कि ऐसे कौन से जज साहब हैं भैया जिन्होंने अरविंद केजरीवाल की बेल पर डायरेक्ट रोक लगा दी और कॉपी तक नहीं मांगी ईडी से कि आप निचली अदालत की कॉपी दीजिए जो जजमेंट दिया गया। तो सवाल तो खड़े होंगे दोस्तों, सवालों के जवाब नरेंद्र मोदी जी के पास हैं शायद, क्योंकि गया होगा फ़ोन दोस्तों केजरीवाल को जेल से बाहर ना निकलने देने के लिए। भाई क्या क्या हो रहा है सब जानना। बेचारे हेमंत सोरेन को फंसा दिया गया, अभी उन्हें कपिल सिब्बल ने बेल दिलवाई। केजरीवाल भी लगभग निकलने ही वाले थे तो बाकायदा सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर ले गई वहीं कोर्ट से ही। तो ये तो जाहिर सी बात है एक तानाशाही हुई कि एक बंदे को बेल मिल रही है, उसे रोकने के लिए अब सीबीआई